वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिकुल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है एक बार देखिए। बायोमोलिकुल्स के अंदर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, जनरली हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर। किसका पॉलीमर है ये हमारे पास पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड इज द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और जनरली हम बात करें बायोमोलिकुल्स, अगर ये है न्यूक्लिक एसिड तो इसका मेन क्या काम होगा? द बायोमोलिकुल विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। बट जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड हमें किस तरह से स्टडी करना है, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कि भाई न्यूक्लिक एसिड क्या है, और न्यूक्लिक एसिड जनरली होते हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए और आरएनए को लेकर हम चल रहे हैं यहाँ पर भाई डीएनए, और ये हो गया हमारे पास आरएनए। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो आरएनए और डीएनए बने हैं वो तीन कंपोजिशन से बने हैं। तो मैं इन तीन कंपोजिशंस को लेकर के पहले बात करता हूं। जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेशन होगी। किसकी रिपीटेशन होगी? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है? ये बनता है बेस लेना पड़ेगा, एक हेट्रोजीनियस बेस, जिसको नाइट्रोजीनियस बेस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बेस होगा। बेस के बाद हम लोग यूज करेंगे यहां पर क्या? शुगर, और फिर हम लोग यूज करेंगे यहां पर फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। अब ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब बात करें किसका? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या करना है? साइड कर दो। किसको? फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दो। तो साइड करने के बाद हमारे पास क्या आया? बेस प्लस में शुगर। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। लेकिन न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से बनेगा ना। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शुगर क्या होता है, कौन सा शुगर यूज करेंगे डीएनए और आरएनए के अंदर। फिर मैं बात करूंगा कि फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, और फाइनली मैं बात करूंगा किसके ऊपर? बेस के ऊपर। हम यहाँ पर कौन कौन से बेस यूज कर सकते हैं? जनरली हम लोग यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस यूज करते हैं, जैसे थायमिन, गुआनिन, साइटोसिस और एडिनिन। इस तरह के यूरासिल वगैरह हम ये बेसिस यूज करते हैं यहाँ पर। तो वन बाय वन देखिए कि सबसे पहले न्यूक्लिक, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना आ गया ना तो समझ लो आपको उसका पॉलीमर भी बनाना आ जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शुगर को लेकर के। हम लोग न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा शुगर यूज करते हैं? शुगर यूज करते हैं हम लोग राइबोज शुगर। विच शुगर? राइबोज शुगर। ठीक है, अब राइबोज शुगर हमने ग्लूकोज फैमिली के अंदर स्टडी किया था। क्या होती है? देखो, फर्स्ट पोजीशन कैरी एल्डिहाइड ग्रुप, एंड टोटल हाउ मच कार्बन? 5 कार्बन इन राइबोज शुगर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फाइनली ये 5th हो गया। ठीक है,
हमारे पास एवरी OH ग्रुप ऑन राइट साइड एंड एवरी H ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्लोज चेन बनेंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे, जो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो देखिए अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव, और ये आया पॉजिटिव बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से अटैक हो गया। अटैक होने के बाद क्या आया, SCO नेगेटिव, OH OH, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया O। अब इस इलेक्ट्रॉन्स का अगर अटैक हुआ तो फाइनली हम लोगों के पास यहाँ पर क्या बना, देखिए O और ये H, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, CH2OH। ये हमारे पास क्या थी, ओपन चेन, ये किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, क्लोज चेन के अंदर। कैसे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और H प्लस कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनने वाला है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये हो गया हमारे पास 5th कार्बन। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1 और 4 के बीच में ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, OH OH H H, और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास H। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हावर्थ प्रोजेक्शन में। किसमें, हावर्थ प्रोजेक्शन में। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, और ये हमारे पास हो गया एक ऑक्सीजन। टोटल 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगी, जिसमें 4 कार्बन है और 1 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो देखिए हमारे पास क्या रिंग बनने वाली है, यहाँ पर इस टाइप की हमारे पास एक हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा, किसका, राइबोज के लिए। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, जो भी है उसको लिफ्ट कर दो, ऊपर की तरफ लिख दो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, ये लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है, और इसका राइट साइड ही नहीं है, तो बिगर ग्रुप को अपर साइड डिनोट करते हैं। यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ गया, ठीक है, यहाँ से आप, और यहाँ पर क्या मेंशन करोगे, फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारे पास, OH, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, OH। तो रिजल्टेंट ये जो हमारे पास फॉर्मेशन आई है हावर्थ प्रोजेक्शन की, किसकी फॉर्मेशन है ये, हावर्थ प्रोजेक्शन हो गया किसका, राइबोज का। किसका हो गया ये, राइबोज का। तो ये एक शुगर है, क्या है ये, शुगर, जो किसमें यूज होगा, न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये वाला जो शुगर आया है, इसको एक बार प्रेजेंट कर लेते हैं, HOH 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 CH2OH, और ये H हो गया, ठीक है। नंबर 1 कार्बन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 और 4 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कौन सी लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि भाई ये कौन सा शुगर है, ये तो है राइबोज शुगर। कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो सेकंड पोजीशन है ना, सेकंड पोजीशन से अगर मैं यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं यहाँ से O को हटा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो H आप यहां पर देखो हम लोगों ने क्या किया है, जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है ना, यहां से OH हम लोगों ने यहां से O हटा दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ कि यहां पर तो राइबोज शुगर है और यहां पर क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज। क्या हुआ, यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन निकल गया। अब राइबोज शुगर से हमने बनाया क्या, डीऑक्सी। अब ये कौन सी पोजीशन पे हमने डीऑक्सी बनाया, कौन सी पोजीशन से ऑक्सीजन को निकाला, सेकंड पोजीशन से ना। तो क्या होगा, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या आ जाएगा, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये हमारे पास कौन सा शुगर हो गया, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये हमारे पास कौन सा शुगर हो गया, राइबोज शुगर। जब हम लोग आरएनए की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर हम लोग कौन सा शुगर यूज करेंगे, राइबोज शुगर। जब हम लोग डीएनए की स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो वहां पर कौन सा शुगर यूज करेंगे, 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखिए आगे चलते हैं, इसी के अंदर देखते जाओ। तो हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजनियस बेस पे प्यूरिन और पिरिमिडिन को लेकर के। दोनों के दोनों हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक बेसिस हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक बेसिस के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो साइकिल है, जो रिंग है, उसके अंदर कार्बन के अलावा क्या है, नाइट्रोजन है। दैट्स व्हाई दिस रिंग इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्यूरिन और पिरिमिडिन है। प्यूरिन हमारे पास क्या होते हैं, एक 6 मेंबर और 5 मेंबर की फ्यूज रिंग, और यहाँ पर क्या होता है 6 मेंबर रिंग। अब कौन कौन से बेसिस है उस पर बात कर लेते हैं। एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है, थायमिन है और साइटोसिन है। ये हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए में। अब आपको मैं बता देता हूँ स्पेशली जो हमारे पास डीएनए के अंदर है वो एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। जो मैंने रेड कलर के मार्क किया है ये यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। अब इन दोनों में देखो भाई, ये हो गया हमारे पास एडेनिन, एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर रिंग फ्यूज है यहाँ पर, और दिस वन इज ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन हमारे पास क्या है, 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग में है। अब बात करें हम लोग किसकी, यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन की। तो यूरासिल जो हमारे पास ये 6 मेंबर हो गया, थायमिन भी 6 मेंबर हो गया, और ये भी साइटोसिन भी क्या हो गया, 6 मेंबर हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पिरिमिडिन रिंग। तो पिरिमिडिन फॉर्म है। पिरिमिडिन फॉर्म क्या होती है, एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जनरली इसकी बात करें, इस टाइप की जो रिंग फॉर्मेशन होती है उसको पिरिमिडिन हम लोग बोल देते हैं। पायरान की फॉर्म जो होती है, देखो अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने एक साइड तो क्या प्रेजेंट किया, साइटोसिन प्रेजेंट किया, दूसरी साइड क्या प्रेजेंट कर रखा है, ग्वानिन। और इनमें जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। जैसे आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के साथ क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई C ट्रिपल बॉन्ड G रिप्रेजेंट किया जाता है C ट्रिपल बॉन्ड G से। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर ले तो अच्छा ये चीज और देखो कि ये शुगर क्यों लिखा है मैंने, इसका मीनिंग अभी आपको पता लगेगा। अदरवाइज यहां पर क्या था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने जो अभी शुगर पढ़ा था उसको ऐड करेंगे। अब ये जो फॉर्मेशन हमारे पास आई ना, शुगर प्लस में बेस आ गया। क्या आ गया, शुगर प्लस में बेस। हमें रिक्वायरमेंट अब किसकी है, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप की। शुगर प्लस में बेस प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा हमारे पास। अब सिमिलरली यहां देख लो थायमिन और एडेनिन। तो थायमिन और एडेनिन को हम लोग यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों की जो प्रेजेंटेशन है वो भी क्या है भाई, यहां पर हमारे पास क्या है, 6 मेंबर है और एक 6 मेंबर और 5 मेंबर फ्यूज कर रखी है। तो ये हो गया हमारे पास थायमिन और दिस वन इज एडेनिन। दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड रिप्रेजेंट किए सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम डीएनए को किस तरह से बना पाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन थी ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि किस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड G प्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों A डबल बॉन्ड T प्रेजेंट किया जा रहा है, A का मीनिंग क्या है, T का मीनिंग क्या है। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इनको समझ सकते हो कि भाई किस तरह से कौन सी बॉन्डिंग होगी। अब हम बात करते हैं डीएनए की फॉर्मेशन के ऊपर, एक न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी। चलो देखिए आगे। देखो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वही वाली बात है, डीएनए किसकी कॉम्बिनेशन बना, न्यूक्लियोटाइड की कॉम्बिनेशन से। तो एक न्यूक्लियोटाइड हमें तैयार करना पड़ेगा सबसे पहले। न्यूक्लियोटाइड बनता किस किस चीज से, शुगर। यहां पर शुगर हम कौन सा यूज करेंगे, 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर। बेस कौन कौन से यूज करेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिस। ये 4 बेसिस हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब बात करते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर ले लेते हैं 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर। OH H OH H OH CH2OH एंड H। ये तो है राइबो शुगर। जब हम इसकी सेकंड पोजीशन से O को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 डिऑक्सी राइबो शुगर। मतलब हमारे पास शुगर आ चुका है।
अब हम बात करते हैं बेस की, ठीक है। तो बेस यहां पर क्या है हमारे पास OH, और हर एक बेस के पास क्या होता है H, क्या होता है H। तो यहां से OH और बेस से H निकल करके क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहां पर हम लोग लगा देते हैं सबसे पहले, जैसे एडेनिन लगा दो, नो प्रॉब्लम, एडेनिन बेस हो गया यहां पर। तो जैसे भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने डील की थी और आपको दिखाया गया था साइड में शुगर अटैच है, तो यहां पर आप लगा सकते हो कौन सा बेस हो गया, ये एडेनिन बेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अब कैसे अटैचमेंट, ये तो हमने किया क्या, और दो चीजों को हमने ऐड कर दिया। अब रह गया फॉस्फेट ग्रुप, कौन रह गया, फॉस्फेट ग्रुप। तो अब देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप किस तरह से अटैच होगा। P डबल बॉन्ड O, हम लोग के पास यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है, फॉस्फोरिक एसिड है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ यहां से, इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में दिखा देंगे। तो हमारे पास यहां से भी अटैचमेंट होगा। तो ये OH और OH जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा किससे, शुगर से, तो उस टाइम भी आपके पास क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। अभी यहाँ पर OH जो है उसको भी निकाल देंगे, और यहाँ पर देखो ऊपर से भी कोई अटैचमेंट हो रहा है, यस डेफिनेटली हो रहा है, ये आगे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर है, और OH, दिस OH एंड दिस वन OH, तो बोथ OH रिलीज एंड लिंकेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से भी क्या हो गया, ऑक्सीजन की लिंकेज बन गई। आप देख रहे हो कि जहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है वहीं से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास एक तरह से फॉस्फोरिक एसिड होता है, और जिस भी OH ग्रुप से अटैच होगा वहां से निकल करके एक ऑक्सीजन की लिंकेज कर देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब क्या करना है हमें। अभी तक हमने क्या किया कि ये कौन सी पोजीशन है, ये हमारे पास है 5th पोजीशन। इस ग्लूकोज की या इस राइबोज की कौन सी पोजीशन है, 5th पोजीशन, और ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 3rd। तो जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है वो 5 पे अटैच हुआ और 3 पे अटैच हुआ है। अब इसको कंटिन्यूअसली हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब एक और बना लेते हैं यहाँ पर। अभी तो हमने एडेनिन बनाया है, एडेनिन के बाद ग्वानिन भी है, थाइमिन भी है, साइटोसिन भी है, यूरासिल भी है। तो देखो तो क्या होगा यहाँ पर, H एडेनिन हमारे पास अगर हम बात करें तो एडेनिन हो गया, एडेनिन के बाद हमारे पास हो गया ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिस, ठीक है। तो एडेनिन और इसके बीच में थाइमिन में डबल बॉन्ड बनता है और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेट बॉन्डिंग लेंगे, पहले एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। देखो तो एडेनिन ले लिया, अब हम लोग ले लेते हैं ग्वानिन। क्या ले लेते हैं, ग्वानिन। तो देखो क्या बनेगा ग्वानिन वाले इसमें, H, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अब कुछ भी चेंजमेंट नहीं रहेगा। तो ये फॉस्फेट ग्रुप इस यहाँ पर जो OH है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बाहर कर देगा, वाटर बाहर कर देगा यहाँ से। तो यहाँ पर अगेन लिंकेज हो गई। तो एक तरह से फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ने का काम। तो यहाँ पर आप देखो गौर से देखिए कि एक ऑक्सीजन की देखो C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पर O, अगर मैं यहाँ P लगा दूँ तो वैसे तो ये एस्टर लिंकेज है कि नहीं है भाई, C डबल बॉन्ड O और आगे फिर कार्बन बन जाए तो ये एक एस्टर लिंकेज होगी। अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ भी सेम लिंकेज, नीचे की तरफ भी सेम लिंकेज है। तो ये हमारे पास कौन सी लिंकेज है, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज है, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। तो ये हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, दोनों तरफ जो लिंकेज कर रहा है उसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। अब देखिए H और यहाँ पर अगेन O कर देते हैं, यहाँ पर H। वैसे तो यहाँ पर OH आएगा, लेकिन जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो अगेन से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, और ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हो गया O। अगेन यहाँ पर हो गया CH2 और ये H। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूसली इस चेन को प्रोसीड करते जाएंगे। ग्वानिन के बाद आ जाएगा थायमिन, H और O, P डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये कंटिन्यूस चेन चलती रहेगी। पहले एडेनिन आया, फिर ग्वानिन आएगा, फिर थायमिन, फिर साइटोसिस, अगेन रिपीटेशन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिस, एडेनिन। इस तरह से ये लॉन्ग कार्बन चेन लॉन्ग हमारे पास चेन न्यूक्लियोटाइड की चेन चलती रहेगी, और न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेशन से हमारे पास क्या बनेगा,
पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर को हम न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, और यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो कौन सा होगा, डीएनए, बिकॉज हमने कंपोजिशन किसके यूज किए हैं, डीएनए के यूज किए हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है और हमारे पास ये ऊपर कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट के बाद शुगर है, और शुगर से अटैच कौन है, बेस। अगेन फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है, अटैच कौन है, बेस। फॉस्फेट है, शुगर है, अटैच कौन है, बेस। फॉस्फेट है, शुगर है, अटैच कौन है इससे, बेस। तो ये सीक्वेंस फॉर्म में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा और प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, हम लोग अगर बेस एडेनिन यूज करें, यहाँ पर अगर हम लोग थायमिन यूज कर लें, ग्वानिन, यहाँ पर ग्वानिन यूज कर लें, यहाँ पर हमारे पास थायमिन यूज कर लें, और यहाँ पर अगर हम लोग यूज कर लें एडेनिन हो गया, ग्वानिन और थायमिन, साइटोसिस यूज कर लें, साइटोसिन यूज कर लें, तो ये देखो ये हमारे पास शुगर है, शुगर का 5 डैश ऊपर वाला कार्बन और ये 3 डैश। तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से अटैच है, इसके तो नीचे की साइड से तो कौन से अटैच है, 5 डैश से, और ऊपर की तरफ किससे लिंक हो रहा है, 3 डैश से। सिमिलरली नीचे से 5 डैश और ऊपर किससे अटैच हो रहा है, 3 डैश से। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिस, ये हो गए। एस का मतलब हो गया शुगर और पी का मतलब हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास इस तरह की लिंकेज फॉर्मेशन भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर हम क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वही चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने इसको बनाया कैसे, उसको बताना है आपको। आप बताओगे कि हम लोगों ने एक शुगर लिया जिसका नाम था 2-डीऑक्सी शुगर, एंड देन हम लोगों ने बेस अटैच किया बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। इस तरह से हमने बेसिस को अटैच किया फर्स्ट कार्बन पे। किस पे, फर्स्ट कार्बन पे। अब हम बात करेंगे कि हमने इसके 5th कार्बन के OH को किसके साथ लिंक कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली 3 डैश कार्बन को भी हमने 3 डैश के OH को भी हम किसके साथ रिमूव कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। यहां से कौन सी लिंकेज बनी, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस तरह से जो कंटिन्यूअस चेन बनेगी वो हमारे पास होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड, एक तरह से क्या बन गया, ये पॉलीमर बन गया किसका, न्यूक्लिक एसिड का। और ये हमारे पास किसका कंपोजिशन ले रहे थे हम लोग, डीएनए। तो ये हो गया हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहेंगे तो ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म बन जाएगी क्या, डीएनए के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है वो सारा रिपीटेशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को लेकर के। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो देखो हम लोगों ने ये प्रेजेंट किया था, और यहाँ पर क्या था भाई 3 डैश, और ये हमारे पास क्या होगा, देखो 3 डैश 5 डैश, इस तरह से अटैचमेंट था। ये 3 डैश ऊपर की तरफ अटैच है, तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप था ना शुगर की, अगर हम बात करें तो 5 डैश ऊपर की तरफ अटैच है और नीचे की तरफ क्या है, 3 डैश अटैच है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन अगर इसकी बात करूँ तो 3 डैश, और यहाँ पे बात करूँ तो 5 डैश, ये हो गया 3 डैश, और नीचे की तरफ बात करें तो क्या हो गया 5 डैश। यहाँ पर 5 और 3 का मतलब क्या है, शुगर का 3rd और 5th कार्बन। ठीक है, या देखो अब आगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखो अगर मैं मानूं यहाँ पर तो 5th से स्टार्ट हुआ और 3 डैश पे खत्म हुआ, तो इस तरह से पर लेकर के चलते हैं इसको। देखो फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो एक जनरली हम लोग ट्रेंड लेकर के चलेंगे। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास जो फॉस्फेट, ये वाला जो कार्बन है 3 डैश है, और ये हमारे पास कौन सा कार्बन है 5 डैश है। तो 3 डैश से चेन कहाँ गई, 5 डैश की तरफ। अब बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट और कंप्लीमेंट्री बेस। कंप्लीमेंट्री बेस का मतलब क्या होता है, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री है थायमिन, और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री कौन है, साइटोसिन। इस तरह से हमें अब अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार लिख देते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, अब इसका बिल्कुल कंप्लीमेंट्री और अपोजिट जो थ्रेड है, हेलिकल जो है, अपोजिट हेलिकल ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया,
हेयर फॉस्फेट एंड देन शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमिन, गुआनिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन, थायमिन का कंप्लीमेंट्री एडेनिन और साइटोसिन का कंप्लीमेंट्री गुआनिन। तो इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पर कितनी होगी? डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या था? 3' से 5' और ये क्या होगा? 5' से 3' की तरफ चलेगा, 5' से 3' की तरफ चलेगा ये। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट दी जाएगी। भाई एक चेन तो आएगी कहाँ से? 3' से 5' और दूसरी चेन कहाँ चलेगी? 5' से 3' की तरफ। ठीक है, मतलब एक लिंकेज तो होगी कहाँ से? 5 से, और एक कहाँ से होगी? 3 से। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और कंप्लीमेंट्री बेस जो एडेनिन, थायमिन है, गुआनिन, साइटोसिन है, थायमिन, एडेनिन है और गुआनिन ये, तो इनको कंप्लीमेंट्री बेसिस हम बोलते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, चारगोफ्स रूल। चारगोफ्स रूल क्या होता है? जहां पर प्यूरिन एंड pyrimidine बेस क्या हो? सेम हो, और उनका रेशियो क्या हो? सेम हो। जैसे मैं बात कर लेता हूं, एडेनिन और गुआनिन ये दोनों के दोनों डबल मेंबर्ड रिंग है, तो ये प्यूरिन बेस है। कौन से बेस है ये? प्यूरिन। और थायमिन और 1 मिनट, थायमिन और साइटोसिस हमारे पास क्या है? pyrimidine। कौन से बेस है ये? pyrimidine बेस। तो इन दोनों का रेशियो की अगर मैं बात करूं तो जितना आपके पास A होगा उतना ही T होगा, जितना G होगा उतना ही C होगा। इट मीन जितना प्यूरिन बेस होगा उतना ही pyrimidine बेस होगा। तो इस वाले केस में प्यूरिन जो बेसिस हैं वो किसके इक्वल होंगे? pyrimidine बेसिस के। और इसके रेशियो की अगर हम बात करें, जब दोनों सेम है तो रेशियो क्या आएगा इसका? 1 आएगा। तो ये हमारे पास चारगोफ्स रूल है जिसमें ये बताया जाता है कि जो एडेनिन, जो प्यूरिन बेस है और pyrimidine बेस है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो हमारे पास क्या है? एक तरह से डबल हेलिकल फॉर्म है किसकी? डीएनए की, और एक तरह से उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं। देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को लेकर के। देखिए, डबल हेलिकल फॉर्म में इन्होंने प्रेजेंट किया था। किस तरह से प्रेजेंट करेंगे देखिए एक बार। तो ये हम लोगों के पास एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, डबल हेलिकल फॉर्म है जो एक दूसरे के अंदर क्वाइलिंग कर रही है। और यहाँ पर कंप्लीमेंट्री बेसिस हैं। अगर हम बात करें कि ये 3' कार्बन है तो ये हमारे पास क्या होगा? 5' कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अब इनके बीच में अगर हम लोग बात करें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये बात मेंशन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी है? ये 2.0 नैनोमीटर है, ये 3.4 नैनोमीटर है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जैसे हम लोग के पास क्या है? फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इस तरह से अटैचमेंट है। शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। और नीचे से अगर हम लोग आएंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इस तरह से अटैचमेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो, हम लोगों के पास अगर हम लोग बात करें, जैसे ये जो शुगर है इसके पास एडेनिन है, तो यहाँ पर क्या होगा? थायमिन होगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब बात करें जैसे सेकंड शुगर को लेकर के, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थोड़ा सा और कंप्रेस होकर के बनेंगी ये चीज़ें।
हमारे पास एस है, एस के पास क्या है, जैसे ग्वानिन है तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा, कंप्लीमेंट्री बेसिस होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थायमिन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो जो हमारे पास थायमिन के बाद साइटोसिन है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से बेसिस आएंगे, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर हो गया अगेन एडेनिन फॉर्म विद थायमिन। तो ये जो बेसिस है ना, अगर अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिस, जो दो शुगर के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है तो इनके बीच में जो गैप होगा ना वो 0.34 नैनोमीटर है, 0.34 नैनोमीटर। जैसे एक बार मैं प्रेजेंट कर दूं यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इन दोनों के बीच में देखो, इसके बीच में और इसके बीच में जो गैप होगा वो 0.34 नैनोमीटर होगा। जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या चीज़ें, किस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी कि हम लोगों ने जो अभी ड्रॉ किया था, डीएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, उसके बारे में हम लोग पहले लिखेंगे कि हमने फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच किया, शुगर कैसे अटैच किया, फिर ये कंप्लीमेंट्री बेसिस थे, इनके बीच में क्या गैप है, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या गैप है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दो बेसिस के बीच में तो उसमें कितना गैप होगा। तो ये सारी चीजें मैं किसमें मेंशन करनी है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आरएनए को लेकर के। अब काफी सिंपल रहेगा क्योंकि हम लोग ये चीजें कर चुके हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब शुगर कौन सा यूज होता है आरएनए में, आरएनए में यूज होता है राइबोज शुगर। और इसमें अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस कौन कौन से यूज होते हैं, तो बेस यूज होते हैं आपके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। थायमिन यहाँ पर अब्सेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फॉस्फेट ग्रुप, तो पता ही है फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, दिस वन इज द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब आरएनए की जो प्राइमरी, आरएनए सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, डबल हेलिकल फॉर्म नहीं बनाता। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आरएनए को लेकर के तो देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाली है इसकी, वही सेम फॉर्मेट होगा इसका भी। OH OH H OH CH2OH और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा H, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह से बेस अटैच होगा, तो यहाँ पर आपके पास बेस अटैच हो जाएगा, एडेनिन अटैच हो गया, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ लिंक करते हुए क्या अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ऊपर भी क्या अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, किस केस में, आरएनए के केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, आगे लिंक होगा, डेफिनेटली आगे लिंक होगा, बस फर्क क्या था, डीएनए में यहाँ पर सिर्फ H था और यहाँ पर क्या कर दिया गया, OH। राइबोज शुगर वो क्या था, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये क्या बन गया, राइबोज शुगर। अगर सेकेंडली हम बात करें तो वहां पर थायमिन बेस था, यहाँ थायमिन बेस अब्सेंट है। बस देखिए, तो अब इसको अटैच कर देते हैं सेकेंड वाले के साथ। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड वाला केस। इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप अगेन अटैच होता जाएगा। तो यहाँ पर H OH H और यहाँ पर रिजल्टेंट हमारे पास एडेनिन हो गया। एडेनिन के बाद क्या ले लें हम लोग, ग्वानिन, और ग्वानिन के बाद हम लोग यहाँ पर यूरासिल ले लेंगे, और फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट वाला एक और ले लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। इस तरह चलता रहेगा। जो लास्ट में हम लोग लेंगे, लास्ट वाले में क्या ले लेंगे, साइटोसिन ले लेंगे। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो किसकी स्ट्रक्चर है, आरएनए की। ए क्या है, एडेनिन, जी क्या है आपके पास, ग्वानिन, और यू क्या आपके पास, यूरासिल। इसको एक सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। किस तरह से, जैसे फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, यूरासिल हो गया, और साइटोसिन हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से एक ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। आप इस फॉर्म को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, बट यहाँ मेंशन करना पड़ेगा P क्या है, S क्या है, A क्या है, सभी चीजें हमें मेंशन करनी होगी। इसमें भी सेम होता है कि अगर ऊपर 5 डैश है तो नीचे से अटैचमेंट क्या होगा 3 डैश, तो 3 डैश से 5 डैश की तरफ मूवमेंट होगी। अब बात करते हैं भाई आरएनए को लिखना कैसे, आरएनए में क्या क्या होता है। जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं वो चीजें आपको राइटिंग में डालनी है। किस तरह से, देखो कि भाई हमारे पास हम लोगों ने क्या लिया, राइबो शुगर लिया, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे हमने एडेनिन बेस लगाया। एडेनिन बेस जब हमने लगाया तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। और इसकी फिफ्थ पोजीशन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप लगाया, फॉस्फेट ग्रुप लगाया तो भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। थर्ड पोजीशन पे लिंकेज करने के लिए फॉस्फेट ग्रुप लगाया, वहां से भी क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो एक तरह से यहाँ पर एक पॉलीमेरिक फॉर्म बन गई जो हमारे पास क्या है, आरएनए की पॉलीमेरिक फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मैं बात कर लूं इसके टाइप की, तो आरएनए के जनरली 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। काफी सिंपल है। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए और टी मतलब ट्रांसफॉर्मर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आरएनए के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए की, या एक बात कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड में 2 चीजें थी, हम लोगों ने डीएनए पढ़ा, हम लोगों ने आरएनए पढ़ा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, एक तो रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है डीएनए, जो न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के अंदर हम जनरली क्या चीजें पढ़ते हैं, देखो जैसे मान लो कोई भी हमारे पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर अनकॉइल हो जाए, अनकॉइल का मतलब जो हमारे पास डीएनए है वो डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हो जाए एट द पॉइंट ऑफ मेल्टिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक एंजाइम कैटालिटिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या हो जाए, अनकॉइल हो जाए और डॉटर डीएनए में सेम या आइडेंटिकल जो कार्बन कॉपीज जनरेट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। एक तरह से मिटोसिस सेल डिवीजन का पार्ट है ये। अब सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो यहां से डीएनए की हम बात कर रहे हैं, जो डीएनए है ना वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसकी वो अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ ईयर वो लॉस नहीं होती, जो प्रॉपर्टीज हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं हो पाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो किस तरह से करेंगे और किस तरह से एक डीएनए अनकॉइल होगा। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर हम लोगों के पास जैसे एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड हमारे पास ये, अब ये स्टार्ट हुआ अनकॉइल होना, ठीक है, ये अनकॉइल होना स्टार्ट हो गया। यहां पर हम लोगों के पास 3 डैश कार्बन है, ये हम लोगों के पास 5 डैश है, ये हम लोगों के पास 5 डैश है और ये हम लोगों के पास क्या आएगा, 3 डैश आएगा। और ये अपोजिट रहेगा तो ये 3 डैश हो गया, ये अपोजिट रहेगा तो ये क्या हो गया, 5 डैश हो गया। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास एडेनिन है तो इसके सामने हमारे पास थायमिन आ गया, एडेनिन, ग्वानिन, और हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर थायमिन, साइटोसिन। अगेन हम लोग चलते जाएंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिस, एडेनिन, इस तरह चलता रहेगा। और यहाँ पर भी हम बात करें तो थायमिन हो गया, साइटोसिन, एडेनिन, इसका कंप्लीमेंट्री सी का कंप्लीमेंट्री जी, और हम लोग बात करें यहाँ पर तो ए का कंप्लीमेंट्री हमारे पास क्या हो गया, टी। टी के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा सी और जी मतलब ग्वानिन, और ग्वानिन के बाद हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, थायमिन, साइटोसिस, ग्वानिन। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एडेनिन। इस तरह से चलता रहेगा यहाँ पर भी प्रोसेस, जो भी है कंटिन्यूस प्रोसेस। और ए का कंप्लीमेंट्री हमारे पास थायमिन हो गया, थायमिन का कंप्लीमेंट्री क्या हो गया हमारे पास, एडेनिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन, ये हमारे पास थायमिन, इनके कंप्लीमेंट्री सी, ए, और सी का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, जी, और ए का कंप्लीमेंट्री क्या होगा हमारे पास, टी। तो ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि ये हमारे पास 3 डैश 5 डैश है, ये ओल्ड है, मतलब कि स्टार्टिंग डीएनए है, और इस पॉइंट पे ये क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ,
मतलब कि एक तरह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, मिटोसिस स्टार्ट हो गया। अब मिटोसिस स्टार्ट होने के बाद ये जो दोनों की दोनों बनी हैं वो क्या है, कार्बन कॉपी, जिसको हम डॉटर डीएनए भी बोल सकते हैं। और डॉटर डीएनए में आप लोग देख रहे हो कि एक स्ट्रैंड ये बना है और एक स्ट्रैंड हमारे पास ये बना है। इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर जो 5' यहाँ से 3' चल के आ रहा है, तो ये ओल्ड है और ये हमारे पास क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। और ये हमारे पास न्यू स्ट्रैंड है और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड जो है डीएनए स्ट्रैंड है। तो एक न्यू बनेगा और एक ओल्ड रहेगा, मतलब एक जो रेप्लिकेशन होगा उसमें एक स्ट्रैंड कौन सी होगी, न्यू, और एक कौन सी होगी, ओल्ड होगी। अब कुछ बातें इसके बारे में एक बार देख लो जो भी मैंने रिपीट की थी। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, अपनी 2 आइडेंटिकल कॉपी जनरेट करे, और इस सेल डिवीजन को हम लोग, इस मिटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। DNA is the chemical basis of heredity and hence may be regarded as a reserve source of genetic information. DNA के अंदर क्या होता है, genetic informations होती हैं. It is responsible for maintaining the identical of different species of organism over million of year. Identity को maintain करके रखता है over million of year. A DNA molecule is capable of replication during cell division. The 2 identical DNA strands are transferred to the daughter DNA. किसमें कन्वर्ट हो जाती है, daughter DNA के अंदर। Replication of DNA is enzyme catalyzed process. It begin by partial uncoiling. Uncoiling किसकी होगी, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, A डबल बॉन्ड T है, G ट्रिपल बॉन्ड C है, T डबल बॉन्ड A है, G ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास C है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होना, अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट बिगेन बाय पार्शियल अनकॉइलिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइसोलेटेड स्ट्रैंड। 2 अलग अलग हमें क्या मिल जाएगी, स्ट्रैंड मिल जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीएनए को लेकर के। तो डीएनए की एप्लीकेशन जो नेक्स्ट है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन को किस तरह से सिंथेसाइज किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे मान लो एक ये सेल ले लिया, इनसाइड द सेल और ये आउटसाइड द सेल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। सेंटर में क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में बाहर साइड है। तो अब क्या होगा, देखो डीएनए जो है वो कन्वर्ट होगा एमआरएनए में। डीएनए कन्वर्ट इनटू द एमआरएनए। ये क्या होगा, कोडिंग के थ्रू अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, एमआरएनए में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब एमआरएनए कन्वर्ट होगा किसमें, अमाइनो एसिड में। कहां पर, आउटसाइड द सेल। अब ये ध्यान रखना, जो ट्रांसक्रिप्शन चलता है वो इनसाइड द सेल चलता है, और ट्रांसलेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसलेशन, वो कहां चलेगा, आउटसाइड द सेल। एक बार दोबारा समझते हैं इसी चीज को। ये हमारे पास एक तरह से टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट है। यहाँ पर 3' से हम 5' की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे 5' से हम लोग 3' की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जो हमारे पास देखो एडेनिन का जो कंप्लीमेंट्री होता है किसमें, आरएनए में, तो हमारे पास क्या होगा, वो यूरासिल। ग्वानिन का साइटोसिस, साइटोसिस का ग्वानिन, एडेनिन का यूरासिल, एडेनिन का यूरासिल, एडेनिन का यूरासिल, और साइटोसिन का क्या होगा हमारे पास, ग्वानिन। देखो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो एडेनिन का कौन होता है, थायमिन, लेकिन यहाँ पर थायमिन एब्सेंट रहता है ना, तो थायमिन की जगह क्या होगा, यूरासिल हो जाएगा। यहाँ पर सी का क्या आएगा, जी, जी का क्या आएगा, सी, अपोजिट चलते रहेंगे। ए का क्या हो जाएगा, यू, और जी का क्या हो जाएगा, सी, और थायमिन का क्या होगा, भाई थायामीन का तो एडेनिन होता है ना, जो यहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे हम लोग। अब 3 बेस की कोडोन करेंगे, कोडिंग करेंगे। ये हमारे पास ट्रिपलेट कोडिंग है, और ट्रिपलेट कोडिंग से हमारे पास बनेगा क्या, अमाइनो एसिड। तो हम देखते हैं ट्रिप्टोफैन बन गया, फिनाइल एलानिन बन गया, ग्लाइसिन बन गया, सीरीन बन गया। तो ये हमारे पास क्या है कि ये ट्रिपल कोडिंग करके एक एक अमाइनो एसिड बनाते जा रहे हैं। अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, इस तरह से। तो ये एक तरह से क्या है, अमाइनो एसिड की चेन है कि नहीं है, तो ये अमाइनो एसिड की चेन है, तो दिस वन इज प्रोटीन। अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं इसको। ये हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन प्रोसेस,
ये कहाँ चलेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चलेगा, और ये कहाँ चलेगा, आउटसाइड द न्यूक्लियस, इसको बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में चलेगा। तो यहाँ से कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में, बाहर आ जाएगा। अब एमआरएनए किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड की चेन के अंदर। तो ये ट्रिपलेट बेस कोडिंग है। ये हमारे पास डीएनए टेम्पलेट से हमने क्या बनाया, एमआरएनए टेम्पलेट बना लिया। अब एमआरएनए टेम्पलेट 3 बेस की कोडिंग करने पे हमारे पास क्या बना, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड बनने पे जो हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन आर द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास था प्रोटीन सिंथेसिस, और ये हमारे पास एप्लीकेशन थी किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो एक क्वेश्चन हो गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास हो गया डीएनए और ये ले लेंगे हम लोग यहाँ पर आरएनए। अब कुछ डिफरेंस के बारे में हम लोगों को बात करनी है। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग बात करें तो क्या होगा, डीएनए हैविंग शुगर 2-deoxy राइबोज शुगर, और यहाँ पर हम बात करें आरएनए हैविंग शुगर राइबोज शुगर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी शो करता है बट आरएनए नहीं शो करता। डीएनए शो रेप्लिकेशन, और थर्ड बात करें यहाँ पर, आरएनए डज नॉट शो रेप्लिकेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, डीएनए हैज मास नियरली 10⁻⁶ एटॉमिक मास यूनिट, आरएनए हैज लेस मास कंपेयर टू डीएनए, अराउंड 20,000 to 40,000 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, डीएनए हैज बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिस, आरएनए हैज बेस एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, थायमिन बेस आर एब्सेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीएनए के अंदर ही, डीएनए हैज स्टेबल स्ट्रक्चर एंड लेस रिएक्टिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर एक OH ग्रुप कम होता है। मोर रिएक्टिव देन डीएनए। और बात कर लेते हैं, डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड द न्यूक्लियस आएगा, आउटसाइड द सेल इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है किस किस के बीच में, डीएनए एंड आरएनए के बीच में। ठीक है, हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आरएनए और डीएनए के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट
जिस तरह से एक पर्सन के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर सकते, उसी तरह से डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी मैच नहीं करती, ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इस यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन्स को लेकर के। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप ऐसा बोल सकते हो इसको, बायोमोलिकुल। विटामिन्स आर द बायोमोलिकुल बोल सकते हो, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच are essential for growth and maintenance of living organism, but get from outside through diet, not synthesize इन आवर बॉडी। तो सिंपली विटामिन्स के बारे में हमें स्टडी करना है। विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। उसको हम लोग आउटसाइड गेट करते हैं, किस किस चीज़ों से गेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई, जो विटामिन से डिजीज़ भी होती है। अगर मान लो हमारे पास एक्सेस है विटामिन बॉडी के अंदर, या डेफिशिएंसी है विटामिन की, तो एक्सेस वाले केस में क्या होता है? हाइपर विटामिनोसिस। और लिमिटेड वाले केस में, या हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी वाले केस में, जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं ए विटामिनोसिस। तो ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब हम बात करें कि बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या हैं? ये वाटर सोल्यूबल हैं, और बाकी सभी विटामिन्स क्या हैं? फैट सोल्यूबल। तो ध्यान रखना, विटामिन बी एंड सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। एक क्वेश्चन आता है, वाई विटामिन सी नॉट स्टोर इन आवर बॉडी? हम अपनी बॉडी में विटामिन सी को स्टोर क्यों नहीं रखते? बिकॉज विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, कि कौन कौन से विटामिन है, उनके केमिकल नेम्स क्या हैं, और उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हमारे अंदर होगी। एक्सेस में हम लोग जनरल वर्ड यूज करते हैं हाइपर, और डेफिशिएंसी में जनरल वर्ड यूज करते हैं ए विटामिनोसिस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कुछ विटामिन को लेकर के, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इस विटामिन की कमी से ये वाली प्रॉब्लम होगी। जो भी आपके पास कुछ विटामिन हैं, और विटामिन के बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले देखो, कुछ विटामिन के मैंने नेम मेंशन किए हुए हैं, हमें केमिकल नेम यहाँ पर रिमाइंड करने हैं, और उनकी डेफिशिएंसीज रिमाइंड करनी है। ठीक है, सोर्सेज रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है कि किस सोर्सेज से गेट किया जाएगा, बस मेजर पॉइंट्स यही है विटामिन के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, B1 का है थायमिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B6 का है पेरिडोक्सिन, H का है बायोटीन। और एक बात ध्यान रखना, जो बायोटीन है वो ना तो वाटर सोल्यूबल है, ना ही फैट सोल्यूबल। B12 है साइनोकोबालामिन, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, डी है सनसाइन विटामिन, विटामिन ई है टोकोफेरोल, और अल्फा बीटा गामा टोकोफेरोल भी बोलते हैं हम इसको। विटामिन के है फाइलोक्विनोन। अब देखो बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है जीरोथैलेमिया, जिसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। विटामिन B1 की प्रॉब्लम होती है बेरी पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड जनरल वीकनेस। B2 की अगर हम बात करें तो B2 में आएगा रिटार्ड ग्रोथ एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B6 की बात करें तो प्लेग्रा अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जनरल वीकनेस। विटामिन एच में स्किन डिजीज, लॉस ऑफ हेयर, पैरालिसिस प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B12 एनीमिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विटामिन। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एग्जाम में पूछी जाती है कि एनीमिया, आरबीसी डेफिशिएंसी इन द हीमोग्लोबिन। ठीक है, विटामिन सी की हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, ब्लीडिंग ऑफ जम्स, इसमें बोलते हैं हम स्कर्वी डिजीज होती है इसमें। और अगर हम बात करें विटामिन डी की तो सनसाइन विटामिन है, और रिक्टेस एक बॉन्ड डिफॉर्मेशन प्रॉब्लम है।
विटामिन ई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। टोकोफेरल है स्टिलिटी, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। विटामिन के की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फाइलोक्यूनोन, लेंथनेस द टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग, मतलब कि अगर ब्लड बह रहा है तो उसका टाइम बढ़ जाता है। अगर देखो हमें चोट लगी और जल्दी से जल्दी अगर ब्लड जम गया तो समझ लो हमारे अंदर विटामिन के की कमी नहीं है। अगर ब्लड नहीं जम रहा तो यूँ समझ लो वहाँ पर विटामिन के की हमारी बॉडी में कमी है। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन थे जिसके बारे में हम लोग स्टडी करना था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।